और आज की इस गहरी चर्चा में हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक ताज़ा और बेहद दिलचस्प लीगल जजमेंट का विश्लेषण करेंगे। हाँ, ये RSA 56/2026 वाला केस है ना, हाँ। जो अभी मई 2026 में सुनाया गया था। बिल्कुल सही। 18 मई 2026 को ये मामला सूरजमुखी और उनके देवरों के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर है। देखिए, अगर हम इसे एक बड़े दायरे में देखें ना, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को कोर्ट किस नजरिए से देखती है ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ कागजात होना काफी नहीं होता कानून में। तो कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। सूरजमुखी का दावा है कि उनके ससुर जी लेट भरतू सिंह ने 1986 में उन्हें और उनके पति लेट विजय सिंह राणा को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। और ये 50 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी है, राइट? हाँ, 50 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी खसरा नंबर 141 विलेज बिजवासन की लालडोरा आबादी में। लालदौरा का जिक्र यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ आमतौर पर पारिवारिक बंटवारे मौखिक रूप से चलते हैं। सही कहा। तो विवाद शुरू होता है अक्टूबर 2018 में, जब सूरजमुखी उस प्रॉपर्टी पर गई तो उनके देवरों ने, जिसमें कप्तान सिंह और अन्य शामिल थे, उन्होंने वहां अपना हक जताया। फिर तो बात पुलिस तक पहुंची होगी। बिल्कुल, पर पुलिस ने वही किया जो आमतौर पर होता है, इसे एक सिविल मैटर बताकर केस बंद कर दिया। कानूनी नजरिए से पुलिस का कदम सही था क्योंकि उनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, टाइटल तय करना नहीं। राइट। उसके बाद सूरजमुखी ने आरोप लगाया कि उनके देवरों ने वहां की एक दीवार तोड़ दी है और धमकियां दे रहे हैं। तो आखिर में उन्होंने परमानेंट और मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए सिविल सूट दायर कर दिया। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि यहाँ दोनों पक्ष एक ही जगह पर दावा कर रहे थे। हाँ, विवादों पर कहना था कि प्रॉपर्टी उन्हें एक फैमिली सेटलमेंट में मिली थी और वो वहां बचपन से काबिज हैं। ऐसे में कोर्ट को सिर्फ कहानियां नहीं, ठोस सबूत चाहिए होते हैं। और सबूतों की ही तो पूरी लड़ाई है। सूरजमुखी ने कोर्ट में अपने सारे कागजात पेश कर दिए। उन्होंने जनरल पावर ऑफ अटर्नी, गिफ्ट डीड और एक विल यानी वसीयत जमा की, जो सब 20 अगस्त 1986 की डेट के थे। हाँ, सब एक ही दिन के। और उन्होंने कोर्ट में ये भी बताया कि ML सूड नाम के एक नोटरी ने इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट किया था। पर हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने इन सबको कच्चा कागज मानकर खारिज कर दिया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर एक इंसान के पास गिफ्ट डीड और वसीयत दोनों हैं, तो कोर्ट ने उन्हें नकार क्यों दिया? क्या ससुर का दिया हुआ गिफ्ट कानूनन मान्य नहीं होता? देखिए, लोगों को लगता है कि नोटरी की लाल मोहर लग गई तो काम हो गया, पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 123 बिल्कुल कठोर है इस मामले में। अच्छा, उसमें क्या लिखा है? कानून कहता है कि किसी भी गिफ्ट डीड का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। एक अनरजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कभी भी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकती। मतलब नोटरी का टेस्ट करना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। नोटरी सिर्फ ये प्रमाणित करता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे सामने साइन किए हैं। वो स्वामित्व यानी टाइटल बदलने की ताकत नहीं रखता। ओह वाओ। चलो, गिफ्ट डीड को अगर साइड भी रखें तो उनके पास वसीयत तो थी ना? वसीयत को तो लोग सादे कागज पे भी लिख देते हैं। हाँ, वसीयत का पेज थोड़ा अलग है। वसीयत को साबित करने के लिए एविडेंस एक्ट के सेक्शन 87 के तहत गवाहों की जरूरत होती है। ओके। और कम से कम एक गवाह को कोर्ट में आकर गवाही देनी होती है कि मेरे सामने साइन हुए थे। पर सूरजमुखी इस चीज को साबित नहीं कर पाई। तो विटनेसेस कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए। एग्जैक्टली। और इसी वजह से ट्रायल कोर्ट ने देखा कि इन कच्चे कागजात पर स्वामित्व ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तो कागजात की लड़ाई तो वहीं खत्म हो गई। अगली कड़ी आती है पोजेशन की, यानी कब्जा किसका है, क्योंकि इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर मांगने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि वहां कोई रह रहा है। बिल्कुल। बिना एग्जिस्टिंग कब्जे के आप कोर्ट से किसी को निकालने की मांग नहीं कर सकते। Here's where it gets really interesting. उस प्रॉपर्टी की जो जमीनी हालत थी ना, वो अपने आप में अजीब थी। दीवारों ने बताया कि वहां कोई लैट्रीन, बाथरूम या किचन था ही नहीं। यानी रिहाइश का कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। वो एक खंडर या डिलैपिडेटेड हालत में थी, जहां गांव वाले अपने पशुओं का चारा और घर का कबाड़ रखते थे। और तो और सूरजमुखी अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में गलत साइट प्लान को लेकर भी घिर गई। ये तो कानूनी भाषा में एक फेटल फ्लॉ है।
गलत नक्शा देना मतलब केस को खुद कमजोर करना। सही बात है, पर उन्होंने प्रूफ के नाम पर कोर्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेश किया था। अब मेरा सवाल ये है कि क्या एक बिजली का बिल काफी नहीं होता कब्जा दिखाने के लिए? लोग तो हर जगह बिल ही देते हैं ना। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारे देश की बहुत बड़ी गलतफहमी है। कानून इलेक्ट्रिसिटी बिल को स्वामित्व का ठोस सबूत नहीं मानता। अच्छा, क्यों नहीं मानती कोर्ट? वो तो एक सरकारी बिल है। क्योंकि बिजली विभाग का काम स्वामित्व तय करना नहीं है। उनका काम सिर्फ बिजली देना है, खासतौर पर तब जब बिल किसी और के नाम पर हो या अकेले पेश किया गया हो, एक खंडन के अंदर जहां इंसान रह ही नहीं सकते। ओ, मतलब मीटर लगा होने का मतलब ये नहीं कि आपका वहां कब्जा है। बिल्कुल नहीं। तो चूंकि पोजेशन साबित नहीं हुआ, तो टूटी हुई दीवार को वापस बनाने का यानी मैंडेटरी इंजंक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट। तो मामला सिर्फ पोजेशन का ही नहीं बचा, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का भी हो गया। तीनों अदालतों ने, सिविल जज, एडीजे और फिर हाई कोर्ट ने सूरजमुखी के खिलाफ फैसला दिया। हाँ, और हाई कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी नियम का हवाला दिया। एक प्रेसिडेंट सेट किया गया था अनाथुला सुधाकर वर्सेस पी बुची रेड्डी केस में। ये अनाथुला सुधाकर वाला नियम क्या कहता है आखिर? इस केस के अनुसार जब भी किसी प्रॉपर्टी के टाइटल पर यानी स्वामित्व पर कोई क्लाउड हो, क्लाउड मतलब संदेह या बादल, राइट? एग्जैक्टली। जब ओनरशिप पर संदेह हो, तब तक आप सिर्फ इंजंक्शन की मांग नहीं कर सकते। आपको पहले कोर्ट से डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल यानी स्वामित्व की घोषणा का केस जीतना होगा। रेट रियली? तो इसका मतलब यह है कि सूरजमुखी ने कानूनी रूप से गलत दरवाजा खटखटाया। बिल्कुल सही पकड़ा। उन्हें इंजंक्शन की बजाय डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल मांगना चाहिए था पहले। हाँ, कानूनी प्रक्रिया में सही रिलीफ मांगना बहुत जरूरी है। उन्होंने टाइटल का डिक्लेरेशन मांगा ही नहीं, तो कोर्ट उन्हें पोजेशन या इंजंक्शन कैसे दे सकती थी? ये तो एकदम बेसिक भूल हो गई। हाँ, इसीलिए हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भी यही कहा कि इस अपील में कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। कानून का कोई ठोस प्रश्न बचा ही नहीं था, इसलिए अपील खारिज कर दी गई। तो इस चर्चा को समेटते हुए अगर देखें कि हमें इस लीगल डॉक्यूमेंट से क्या सीख मिलती है। हाँ। पहली तो यही कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि गिफ्ट डीड हमेशा रजिस्टर्ड होने चाहिए। हाँ, और दूसरी बात यह कि कानून हवाई बातों पर नहीं चलता। पारिवारिक रिश्ते और आपस के समझौते रजिस्ट्री की जगह नहीं ले सकते। बिल्कुल, और ठोस कब्जा और सही कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना, यानी डिक्लेरेशन वर्सेस इंजंक्शन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और ये जानना इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि भारत में ऐसे हजारों पारिवारिक विवाद बिना रजिस्टर्ड कागजात के चल रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनके पास पूरा हक है, पर कोर्ट के सामने वो कागज किसी काम के नहीं होते। सही कहा। तो इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं, एक सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ। आज इस चर्चा के बाद ना ये सोचने वाली बात है कि हमारे और आसपास कितने ऐसे परिवार होंगे जो अपने बड़ों के दिए गए बिना रजिस्टर किए हुए कागज के टुकड़े को जिंदगी भर की पूंजी समझकर बैठे हैं। बहुत सारे। क्या वो किसी दिन अचानक इस कानूनी सच्चाई से टकराकर सब कुछ नहीं खो देंगे? किसी को भी फुर्सत निकालकर अपने घर के कागजात आज ही जरूर चेक करने चाहिए। ऐसी ही किसी नई चर्चा के साथ फिर मुलाकात होगी।